बच्चे कुछ मेरे से सीख पाएं तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं कि मैंने नॉर्वे से मास्टर किया हुआ है, एमएससी बिजनेस में की है मैंने 18 में। उसके बाद मैं पाकिस्तान मूव हो गया। 2 साल मैंने ट्राई की सीएसएस के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सीएसएस करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसे पास नहीं हुआ। सो देन आई मूव बैक अगेन टू स्वीडन, और यहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जहाँ तक टाइम की बात है कि वो हम आज की क्लास के बाद प्लान करेंगे, क्योंकि मेरी जॉब की जो टाइमिंग होती है ताकि उसके साथ क्लैश ना आए। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, लोग पढ़ना चाह रहे हैं, उनके भी टाइम को जरा चेक कर लूंगा कि उनको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का और स्वीडन का टाइम आवर्स है। मेरे यहाँ पे 9 बज रहे हैं, आपके 12 बज रहे हैं। तो क्योंकि आज मेरा डे ऑफ था, तो ये आज डेमो क्लास ही बेसिकली इसलिए अरेंज की कि ताकि हम उसके बाद प्लान कर सकें कि कैसे हमने चलना है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। पंजाबी जो है, मेरा ये ख्याल है कि पंजाबी हर वो बंदा जिसे उर्दू बोलनी और लिखनी आती है, उसे तो जरूर ऑप्ट करना चाहिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पंजाबी का इतना कुछ शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, जितने भी सूफी पोइट हैं, जो हैं, जैसे हम बाबा फरीद की बात कर लें, बुल्ले शाह की बात कर लें, सुल्तान बाहू, तो उनकी शेरो शायरी मतलब सूफीज्म पे है। और उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट तो डेवलप होता ही होता है, लेकिन एक इंटरेक्ट जो लाइफ की लर्निंग होती है उसके साथ होती है ना। तो पंजाबी जो है, अगर स्कोर की बात करें तो बाकी अगर रिलेटिव हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में देखें ना, तो पिछले कुछ साल में हर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो हिट हो रहा है। एग्जामिनर जो है कभी किसी को उठा के हिट करता है, और अच्छे खासे लोगों ने अटेम्प्ट किए होते हैं पेपर। इसके बावजूद भी जब वो टारगेट करने पे आता है तो बच्चे फेल होते हैं। जैसे 2018 में मुझे याद है कि यूएस हिस्ट्री को किया गया था, और उसमें अच्छे खासे बच्चे हैं जो फेल हो गए थे उसमें। तो अब ऐसी बात नहीं होती कि सब्जेक्ट जो है वो फेल हो जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि और नहीं तो कम से कम आप इसमें फेल नहीं होते। और मेरा ये ख्याल है कि सीएसएस की एक दस जस्ट सा जर्नल एक सजेशन है आप सबको, जो जो सुन रहे हैं, कि सीएसएस में हर पहले तो वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए कि बंदे को हो कि यार ये सब्जेक्ट जो है ना, कम से कम अगर हिट हो भी जाए तो हम फेल नहीं होंगे। देखें, कोई एक सब्जेक्ट है कि उसमें नंबर कम भी आ गया ना, तो 11 सब्जेक्ट हैं कि जिसमें आप एक अच्छा एग्रीगेट बना सकते हैं। तो पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने सब्जेक्ट कौन से लेने हैं कि कम से कम ऑप्शनल जो है वो हमें फेल ना करवा दे, कि अगर टारगेट हो भी जाए किसी साल तो हम फिर भी इसे पास करें। तो मुझे लगता है ये पंजाबी, उसके बाद जेंडर भी ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर ये टारगेट एग्जामिनर कर भी ले तो आप फेल नहीं होते, आप इतने होते हैं कि आप इसको पास कर लेंगे। ठीक है। और जहां तक स्कोरिंग की बात आती है, और पंजाबी जो है बड़े सीधे से सवाल आते हैं। अगर आप पास पेपर भी देख लें तो मतलब बड़ी सीधी सीधी हैं कि आपने कोई भी पोएट है, आपके गिने चुने 8 या 10 शेर आपको आते हैं, तो आप जो है एक अच्छा स्कोर उस क्वेश्चन में कर सकते हैं। और वो घूम फिर के वही रहने हैं। आप बाबा फरीद की बात कर लेते हैं, तो वो किसी एंगल से भी आपको क्वेश्चन करे, तो आपने जो हम पढ़ेंगे, जो शेर शायरी बेसिकली इसकी हम बाबा जी की पढ़ेंगे, तो उसमें ये होगा कि जैसा भी सवाल आएगा वो बस लिंक करके तो आपने कर लेना है। अलबत्ता वो हम जरूर सीखेंगे प्रैक्टिस के, इसकी जो है पास पेपर से हम सवाल देखेंगे, और उसके बाद जो है ना हम अटेम्प्ट भी करेंगे कि इनको कैसे करना है, इनको कैसे करना है। ठीक है। आ, मैंने बस अभी नोट किया कि यार पंजाबी क्लास है तो मुझे अब पंजाबी में बात करनी चाहिए, असूल तो यही बनता है। तो मैं अब ट्राई करता हूँ कि मैं फिर जो पंजाबी। स्पेशल सीएसएस है उसके लिए कैसे ये कवर हो जाएगा तब तक? आप प्लीज मुझे बताएं कि स्पेशल सीएसएस है कब, जरा मुझे ये बता दें। ऑनेस्टली मुझे नहीं 12 पता। 12 अक्टूबर से स्टार्ट है स्पेशल सीएसएस। ओके, ठीक है। तो अ, ऑलमोस्ट उससे पहले तैयारी हो जानी चाहिए ताकि रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। अच्छा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं विद इन मंथ इसको कवर करूँ ना। या फिर ये भी हो सकता है कि जो स्पेशल के बच्चे हैं, उनको अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो विद इन मैं कुछ टाइम प्लान करके वो गिने चुने होंगे,
कि उनको जो है करके तो उनके लिए अलहदा से भी कोई क्लास अरेंज करके तो उनको कवर किया जाए ना। हम्म। तो ऑलमोस्ट कितना डेली अगर क्लास होगी तो फिर तो मेरे ख्याल से हो जाएगा कवर। लेकिन अगर वीक में एक क्लास होगी तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लगता है। हाँ जी जी जी, मैं जो प्लान कर रहा हूँ वीक में प्लान कर रहा हूँ 2 से 3 दिन ना, कि हम्म 2 दिन और एक दिन में 2 टॉपिक किए जा सकते हैं ना। तो उसमें कोई हम्म रेशियो जो बनता है विद इन अ मंथ भी इसको कवर किया जा सकता है, लेकिन वो उसका हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। और क्योंकि आपने भी मुझे टाइम बता दिया कि ये CSS स्पेशल एग्जाम इस डेट को हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा उससे पहले कवर हो जाए, कि उसमें हम एक दिन में 2 टॉपिक भी कर सकते हैं ना। उसमें फिर ये होगा कि थोड़ा बच्चों पे भी आ जाएगा बर्डन, आ जाएगा। बर्डन नहीं कहीं मैं बोलूंगा, अलबत्ता ये है कि मेरा ये मानना है कि ये जो है जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं कोशिश करके जल्दी एक का सिलेबस कंप्लीट किया उसको साथ ही बंदा ना साइड पे रख दे, ना कि आप जो है ना एक सब्जेक्ट को 2-3 माह चलाते रहें, तो वो मेरा ख्याल है काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऑलमोस्ट इसमें अगर दो तीन भी टॉपिक डेली हो जाएं तो वो मेरे ख्याल से वीक में अगर 3 क्लासेस होती हैं तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं कि उसमें ऐसे ही कर लेते हैं। वो ऐसा है ना कि आज की क्लास के बाद हम देख लेंगे कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। मुझे मसला नहीं है कि मैं वैसे डेली भी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या टाइम जो है वो हम सबको सूट कर रहा है, बच्चों को भी और मुझे भी। और दूसरा ये है कि बच्चे कितने टाइम में पढ़ना चाह रहे हैं ना। अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है ये तो 2 हफ्ते में भी कोर्स इसका कवर किया जा सकता है पंजाबी का। इतना ज्यादा कोर्स इतना है नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं जिनको स्किप किया जा सकता है ना। हम्म। कि जैसे जितने भी हमारे पास हैं जो हैं, बाबा फरीद हैं, सुल्तान बहू हैं, बुल्ले शाह हैं, और हम्म। इसी तरह जो हैं हमारे पास शाह जो हुसैन। जित आ जाते हैं। तो इनको एक दिन में एक टॉपिक नहीं, 2 आराम से किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी इनकी जो हयाती है, ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 114 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਚੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਝ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 3-4 ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਸ਼ੇਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ 8 ਤੋਂ 10, ਮੇਰੀ ਐ ਸੀ 8-10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि लिखना भी तो है ना। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ स्किप का ਇਹਦੇ जरा ਜਿਹੜਾ बता दें कि जो टॉपिक स्किप कौन से करने हैं, ताकि हमें पता हो कि इतनी देर में ये चीज हमारी कवर हो जाएगी। मतलब कि जरा आप 1 मिनट। हर पोर्शन में से बता सकते हैं कि कितने कितने सवाल एक्सपेक्टेड हैं। एग्जैक्टली। आप सारे जो बच्चे हैं, अभी मैं असल में मेरा लैपटॉप जो है ना
मैं जो अभी चार्ज नहीं है, वरना मैं स्क्रीन शेयर करता। और मैं इसमें फोन से आज क्लास के लिए आया हूँ, तो वरना मैं सिलेबस भी आपको शो करता और उससे बता देता। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सिलेबस जो है जरा आप निकाल लें, और मैं अपने पास निकाल लेता हूँ। उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जो मेन फोकस करना है वो क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे टॉप प्रायोरिटी पे होंगे, और कौन से हम जो है ना किन को मेनली करना भी है। ठीक है, ये आप प्लीज खोल लें जरा, इसका सिलेबस देख लेते हैं। एक तो है जुबान ते जुबान दी तारीख में पंजाबी बोली दा बिछूगढ़, मोहम्मद आसिफ जी, खान है। नहीं नहीं, आप ऐसा करें, आप भी और बाकी सारे बच्चे भी जो है ना वो सिलेबस इसका खोलें जरा। इतनी देर में मैं भी सिलेबस अपने सामने रख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें आप। जी, पंजाबी का सिलेबस, सॉरी, मैं लैंग्वेज स्विच मार रहे हैं, पंजाबी तो उर्दू जा रहे हैं तो इस तरह जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि पंजाबी पढ़ाने पंजाबी च रवां, लेकिन सम टाइम अनकॉन्शियसली मैं स्विच कर जाना। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲਬત્ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਔਰ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੈਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਸ ਕੇਸ ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆਏ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 5 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਬ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਥੱਲੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਆ, ਡੋਲਾ, ਬੋਲੀ, ਟੱਪੇ, ਲੋਰੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਬ ਤੋਂ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 8-8 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ ਸਮ ਟਾਈਮ 16 ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ 8 ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਨਾਫੇ ਅਦਬ, ਲਾਸਟ ਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਕਾਫੀ, ਗਜ਼ਲ, ਨਜ਼ਮ, ਜੰਗਨਾਮਾ,
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾ। ਮਾਈਆ ਢੋਲਾ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਬ 3, ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਨਾਫੇ ਅਦਬ, ਲੋਕ ਅਦਬ, ਇਹ ਅਗਰ 4 ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਕਰਦੇ 4 ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 4 ਤੇ ਮਸਤ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਲਬત્ਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਖਲੀਕੀ ਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਹਕੀਕੋ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ 3 ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤਰੰਜਨ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ, ਕੁੱਲ ਕਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 4 ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਹਲੀਕੀ ਨਸਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਹਕੀਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਾਈ ਚੋਰੀ ਟੱਪੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ 80 ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 87 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 87 ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 87 ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ 87 ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ 80 ਜਿਹੜਾ 80 ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕੋ ਤਨਕੀਦ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਸ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੋनों दफा ही निकल गए सन। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम ज़िशान है और मैं खारिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर देखें पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एक्सेंट से लोग पंजाबी बोलते हैं, लाइक फैसलाबाद में और है और लाहौर में और है, तो इसका कोई स्पेसिफिक या उन्होंने कोई एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि आपको इसी को ही फॉलो करना है पंजाबी को लिखते हुए?
नहीं, ये बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर आप ये तो सीएसएस है, सीएसएस के अलावा अगर आप पीएमएस का सिलेबस देखें ना, तो उसमें है एक टॉपिक भी है कि इसमें डिफरेंट लहजे हैं। तो जो डिफरेंट सारे लहजे हैं ना, वो मैटर नहीं करता, आप किसी में भी लिख सकते हैं। ये मेनली जो है घूम फिर के एक जैसे ही आता है। व्हेन इट्स कम टू राइटिंग, उसमें जो आप पंजाबी की ये गवाही या कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, जब आप लिखेंगे, और खासतौर पे हम जो पंजाब वाले हैं ये सारे ही, जो ज्यादा राइटिंग में है ना, वो मिलती जुलती जबान है। बोलने में है कि मैंने जो लहजे हैं काफी डिफरेंट हैं, कि पटहारी है, और पता नहीं, अब मुझे वो लहजे नहीं है याद, लेकिन वो काफी, मेरे ख्याल 7-8 हैं, कि जो काफी डिफरेंट लहजे हैं। वो बोलने में काफी हैं, लेकिन राइटिंग में जो है वो, जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे पंजाबी की, तो वो लिखने में सेम है, उसमें मसला नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू जी सर। जी, जी जी जी, नो नो प्रॉब्लम। और किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो इसके रिलेटेड, कोई भी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। या मैं कंटिन्यू करूं? आज हम पहला एक जो है वो, एक टॉपिक हम कर भी लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें। अच्छा सर, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए थी। जी जी, प्लीज पूछें। सर, ये जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लाइक हमें हम दो दो पे भी जा सकते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेज, और हमें इसको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा को। आप इसके अंदर आपकी सजेशन। सॉरी, अब यार, ये अपने इंटरेस्ट पे टोटली करता है। वैसे मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि 200 के ज्यादा किए जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है, एक तो ये होता है कि समटाइम आप एक ही सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़ते हैं, तो समटाइम इट्स क्वाइट बोरिंग एज वेल। तो दूसरा ये भी है कि जो 100 का होता है उसमें चांस ज्यादा होता है कि आप ना स्कोर ज्यादा ले सकते हैं। जो 200 का होता है उसमें समटाइम ऐसा होता है कि हो सकता है एक में आपने 77 ले लिए हैं, दूसरे में आप 50 में फॉल कर रहे हैं ना, या 40 में कर रहे हैं। और एग्जामिनर का बड़ा अजीब सा तरीका होता है कि वो ऐसा करता भी है, पता नहीं क्यों करता है, लेकिन मैंने देखे भी हैं कुछ केसेस। लेकिन यार, ये आपकी टोटल इंटरेस्ट पे है कि आप, अगर आप कंफर्टेबल हैं, मेरा ख्याल है आप चूज हैं इसमें। मेनली आपका अपना इंटरेस्ट है, वो आप देखें कि इंटरेस्ट क्या है ना, उसके बाद देखें। और डिसाइड करते हुए आपने एक काम जरूर करना है, कि जो बिल्कुल आप खुद सर्च कर रहे हैं, तो कंटेंट जरूर देखें। हर सब्जेक्ट का पहले देखें, आपको समझ आती है। जैसे आपने कहा कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस पहले उसका कंटेंट देखें, उसके बाद उसको हाथ डालें। आपको लगे कि यार हाँ, ये काफी चीजें हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं, तो फिर तो आप अपना कर ले। लेकिन उसको देखे बगैर, मैंने काफी लोगों को देखा है, इवन कि मेरे साथ था एक, उसका मैं आपको बताता हूँ कि काफी लोग गलती ये करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके डायरेक्ट टीचर के पास पढ़ने चले जाते हैं, और वो जो जैसे जैसे पढ़ाता है, सम टाइम टीचर ये करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है, कि वो अपना, अपने आप की वाह वाह करने के लिए आपको अननेसेसरी चीजें भी पढ़ा रहे होते हैं। जैसे पाक स्टडी की बात कर लेते हैं। अब जो सीएसएस का है, पाकिस्तान अफेयर है, उसमें और पीएमएस में बहुत फर्क है। अब टीचर ये करते हैं कि अपने आप, अपना वो चमकाने के लिए अपने आप को, कि जी मेरे मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। वो ये करते हैं कि अननेसेसरी टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसकी मिसाल ये है कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो मेरे पास एक दिन, मुझे ना उसके पास इतना बड़ा दत्था ले आया मेरे पास, उठा के नोट्स का ना, पंजाबी का। तो सॉरी सॉरी, पंजाबी का नहीं, पाकिस्तान अफेयर का। तो उसने, वो एक टीचर है, अब मैं सर का नाम नहीं लूंगा, तो कहता है मैंने उनसे ये क्लासें ली हैं, तो ये पढ़ाया है। तो अब देखें कि उसमें इतने वो टॉपिक भी थे कि जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। अब वो बेचारा रटे मंग मार रहा है। फिर मैंने उसके सामने सिलेबस खोला, मैंने कहा यार ये देखो जरा, ये सिलेबस देखो और इसको फॉलो करो। अब फिर वो गालियां दे रहा था सर को। तो यार, ये थोड़ी गलत बात है, ये टीचर भी करते हैं और स्टूडेंट खुद भी अपने साथ ये ज्यादती करते हैं।
कि डायरेक्ट बुक खोल लेते हैं, सिलेबस देखते नहीं है कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस का पोर्शन वाइज, जैसे आप पंजाबी का तो बाय चांस उसने दे दिया हुआ है ये डिवाइड करके कि जी ये पोर्शन है, इसमें मैं इतने इतने मार्क्स का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे आप इसमें देखें कि क्लासिकल शायरी है या जदीद है, या ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਦਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਬત્ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ थैंक ਤੁਸੀਂ यू सर, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ थैंक यू, गॉट इट। ਜੀ जी हाँ जी सर डेमो वगैरह थोड़ा सा दे दें, थैंक यू सर फॉर द जी सजेशन। जी 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 यू वेलकम। अब हम डेमो पे यार आ जाते हैं। इसमें हम टॉपिक जो अभी हम करेंगे इसमें हम बाबा फरीद को कर लेते हैं, कि क्योंकि वो बड़े उनकी शेर व शायरी अच्छी तो है ही है, आसान भी है, तो उनका सारा थोड़ा सा हम तारफ देख लेते हैं। एक मिनट सर हम चाहते हैं। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਬ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਾਲਉদ্ਦੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਸਮ ਬੀਬੀ। ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ MCQs ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਬ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਠੇਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਠੇਵਾਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਬ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਤਾਰਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤਾਰਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ लिखो तो ਤੁਸੀਂ सर तारफ ही मेरे लिखो। पास अगवाई की बुक है, उसमें तारुफ भी लिखा हुआ है और एंड पे जब कंक्लूजन है तब उसने मुढली गल लिखा हुआ है। और ये उसने जी जी ये लिखा हुआ है किताबों में, और बच्चे यही फॉलो भी कर लेते हैं। ये गलत है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों तारफ लिखा हुआ है, लेकिन तारफ नहीं, तारफ गलत है, तो फिर आपने नहीं क्या लिखें लिखना। आप, हम तारुफ आपने में क्या लिखें? जी जी तारफ की जगह आपने लिखना है, मुढली गल लिखनी है तारफ की जगह। और तो मुढली गल जब कंक्लूजन में उसने मुढली गल लिखा हुआ है उधर क्या लिखें?
अच्छा वो उसने गलत लिखा हुआ है बेसिकली। मुडली गल ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इसमें क्या इन्होंने गलत लिखा हुआ है? तो मेरा ख्याल है ये एग्जामिनर तो इसको पसंद नहीं करता। लेकिन इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और मतलब कि उनके अच्छे नंबर भी आए हैं, वो कहते हैं कि हम इसी बुक को फॉलो करते हैं। और नहीं नहीं मुरली वो गल फॉलो करता। सर उन्होंने जी जी मुडली बोलिए गल आप। नहीं लिखा, उन्होंने लिखा हुआ है मुकदी गल। तो एंड वाली जो बात है ना, कंक्लूजन वाली, वहां पे मुकदी गल लिखना है, और जो तारुफ है ना वहां पे मुडली गल ये लिखा होगा, क्योंकि तारुफ की वास्तव जगह मुडली गल लिख लें हम। हाँ मुडली मुड जी से जी निकला है ना वहां से। जी क्या? तो एंड वाला पे मुकदी कहना है, यानी खत्म होती बात। अच्छा, तारुफ में सर अब ये जो बुक में इतना ज्यादा इन्होंने दिया हुआ है, हम मतलब कि क्या उसके वालिद का नाम, वालदा का नाम और जहाँ पे वो पैदा हुआ है, ये चीजें बस लिखनी है? नहीं ये भी नहीं ਲਿਖਣਾ आपने। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 114 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦਵੋ ਇਹਦੇ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤ। ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ सर ਉਹ आप कोई ਦੇਵੋਗੇ। बुक कोई रिकमेंड करेंगे इसके लिए? मैं अगवाई ही रिकमेंड करूंगा। अगवाई मैंने खुद वो पढ़ी हुई है। अच्छा, लेकिन उसमें हेडिंग जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। वो नहीं है। अब इसमें असल में बात यह है कि सम टाइम आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो जो किताब में है उससे थोड़ा रूटीन से हट के आपको जाना पड़ता है, कि जैसा उसने लिख दिया वो नहीं लिखना। अब अगवाई से बेसिकली आपने ये लेना है कि जितने भी जो है ना, थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये हयाती दी जाते सी गल कर सकने फलां फलां, कोई दो त्रै ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਜਾਂ पूरा पेज ही लिख देता है। 3 अच्छा, ਤੋਂ फिर 4 लाइना बहुत। जी मुडली जी गल में फिर हम क्या लिखेंगे? हयाती तो जात में हम उसकी सारी वो लिख देंगे, कब पैदा हुआ, माँ बाप दादा का क्या नाम था, ठीक है। जी जी और तारुफ में कल मुडली गल में ਜੀ 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 ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ अलबत्ता जरा थोड़ा शेयर भी कर दवां कि जिस मुझे गल दा तरह सर, जिस तरह ये क्वेश्चन है, बाबा फरीद ने इखलाकियात तो इंसानी हवांदी कुंज करार दिता है, खुल के बयान करिए। जी जी हेलो हेलो। जी जी अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ जी ਦਾ जी ਨਾ। जी। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਚ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। आप हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मतलब कि अगर कुछ, अगर हमें हम मोटी मोटी बात हमें पता चल जाए कि इसकी हेडिंग्स क्या हैं, और शेर आप लिखवाया करेंगे हमें? नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपके साथ नोट शेयर करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं नोट्स नहीं शेयर करूंगा तो सारा सारा आपको काम करना पड़ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, लाइक। और जो मैंने अपना काम किया हुआ भी है, मैंने पंजाबी पे जो मैंने किया हुआ है, तो उन असूल तो यही बनता है ना कि मैं उसको बेसिकली यूज करूँ। वो वो आपका टाइम बच जाएगा कि जो हम्म आसान और बड़े सादा शेर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे अब हम्म बाबा फरीद की बात कर लेते हैं कि
ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪੜਾਈ ਝੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭੇਸ, ਗਨਾਹੀ ਭਰਿਆ मैं फिरा लोग कहन दरवेश। सर ये लोगों आप ने शेयर कर सकते हैं, मतलब कि ये जो जी शेर मैं आप जरूर लिखे पे। करूंगा। अच्छा जी जी, ये मेरे 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 पास जो है ना, ये मतलब लिखे हुए भी हैं और अच्छा, और याद ये भी हैं। किन किन टॉपिक के अंदर आएंगे वो भी आपने हमें बताने की कहाँ कहाँ कोट करने हैं हमने। नहीं नहीं, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये इसके बगैर तो अ, इसके बगैर तो कुछ भी पल्ले नहीं आगे पड़ेगा। अगर मैं ऐसे एक रफ सा दे देता हूँ, कोई 4-5 शेर लिखवा दूं और उनका हेडिंग भी ना बताऊं, तो वो काफी, जो नया बच्चा पढ़ने वाला है वो बिल्कुल उसके ऊपर से गुजर जाएंगे ना, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसको हैंडल कैसे करना है, या वो जो एक शेर है उसकी हेडिंग बनेगी क्या। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕੱਖ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਗੇ ਲੱਖ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਸ਼ੇਬ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਲਿਖ ਦਵੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 114 ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। तो 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਤਾਰਫਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 8-9 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪੇਜ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਕਾ ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 7-8 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੈਸਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ दूसरी हेडिंग ਤੁਸੀਂ कर लो। सर तीसरी पहली क्या है, पहली हेडिंग क्या है, आजिज़ी से इंसारी। इनकसारी, हाँ जी, आजिज़, ठीक है। इसमें हम दूसरी क्या का लिखेंगे? जी जी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल कंटेंट हम 7-8 कोई लिख लेते हैं और ठीक है, उसके फिर बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको शेयर भी ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेकंड हेडिंग। सेकंड आप कर रहे हैं नमाज ते जोर।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ओके। ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हम्म। ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ। ज़ाती नफी। ओके, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆਜੀ ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ हम्म। ਇਨਕਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ यानी ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਰਵੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉਗੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਸਾਈ ਤੇ कि फरीदा हाक ना निंदी हाकू जेड़ ना कोय ते आप मोया। हमें लिख के ये जरा आप मैं हमें ये कर दें। एग्जैक्टली ये मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये ठीक है। ਪੰਜਾਬੀ में ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਲੇ ਨਾ। हाँ जी, वही लिखने का मसला हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। ਜੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਸਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਹਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਹਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਕ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਜਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਕੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जरा रिपीट कर देंगे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप क्या कह रहे थे, दोबारा से जरा बताइएगा। ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਲਕੀਨ उठ ਬੇਸਿਕਲੀ फरीदा, ਕਰ सर ये जरा शेर, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे ਨਹੀਂ मसीत। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ। ਮਸੀਤ ਮਸਜਿਦ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਾਫਲ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक ਤੁਸੀਂ हो ਇਹਦੇ गया। 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਕ ਕੱਖ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਲੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ, ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਮਗਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਖਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਕ ਕੱਖ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਲੱਖ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭੇਸ, ਗਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵੀ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ कैसा, अल्लाह पाक ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ तरह ही हेडिंग दे के जिस तरह सर सवाल ये आया था आपने आजिज़ी और इंतसारी पे ये शेर कहा था, फरीदा खाक ना नंदे काकू, ये वाला कोई, जी जी जी, यही कहा था। ये जरा पढ़ के सुनाएंगे, मेरे पास है ये शेर लेकिन मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। ये फरीदा हाक ना निंदिए हाकू जेड़ ना कोए, जीदिया पैरां थल्ले मोया ऊपर होए। इसका जरा थोड़े बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे सर? जी जी जी, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ਹਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਮੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਚ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜਜ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਿਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। फरीदा खाक ना नंदे और जोनिया पैरा ਹੱਕ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਦਿਆਂ 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 ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया। ਇਹਦੇ अच्छा, 5वां पॉइंट सादगी है। जी जी, अच्छा अब इसमें जो है ना, ये मैंने हल्का सा आपको इसका दे दिया है। इस पे जब डिटेल में 7-8 हम करेंगे तो मजीद हम इस पे जो है ना क्लास में कर लेंगे। इस तरह इस सवाल ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ या अच्छा सर, इसमें एक चीज है, तसूफ और वादतुल वजूद, ये लिखना जरूरी है? इश्क हकीकी, मुर्शिदा जिक्र। जी, तसव्वुफ एंड क्या क्या है, तसव्वुफ एंड वादतुल वजूद है, इश्क हकीकी है, मुर्शिदा जिक्र है। ਅਸਲ में ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ वो ਤੁਹਾਨੂੰ लेते ਆਸਾਨ हो। ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਾਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10। तो 10 हेडिंग ਤੁਸੀਂ भी 8 से 10। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅਗਰ 6 ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਲਿਖੋ, 8 ਤੋਂ 10 ਲਿਖੋ। ਉਹਦਾ मतलब कि ਤਰੀਕਾ 6 उसके साथ लिख दें और 2 एक्स्ट्रा वैसे ही लिख दें। ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ 6 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾ, हम्म। ਮਿਨੀਮਮ 8 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ठीक ਤਰੀਕਾ है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਦਵੋ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ मतलब ਪੇਜ कि ਤੇ बीच में डाल के लिख दें, हम बीच में लिख दें, है ना। ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਥੋੜਾ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਜ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੇਮ goes for ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਸੀ, 60 ਪਲੱਸ ਸੀ 2 ਦਫਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ वो ਕੋਈ सर पेज आपने कौन से बुक से की थी इस्लामियात? इस्लामिया तो मैंने किसी बुक से नहीं थी की, वो कोई नोट्स थे या मानोला गोंदल के, सिर्फ वो कंटेंट था, तो मैंने वो कंटेंट देखा था। और बाकी जो था ना, मैंने इस नेट से जो है ना अपनी मर्जी की हदीस और जो है ना आयात वगैरह थी वो मैंने खुद निकाल ली थी। तो इस्लामियात में भी यही जाता है कि आपने कोई पेपर जो है ना, कोई भी पेज है वो आपने जो हम्म। है उसमें मस्ट होनी चाहिए कि हर पेज में आपकी कोई हदीस हो, कराने का याद हो, कुछ ना कुछ हो। बिल्कुल ऐसे ना हो कि पूरा पेज है और उससे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, आप इस्लामियात की बात कर रहे हैं और हदीस और कराने का याद ही नहीं है। सेम आप पंजाबी हम्म। पढ़ रहे हैं और आप एक सूफी मतलब बुजुर्ग हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं जिनकी है ही शेरो शायरी, मतलब वो हर बात शेरो शायरी से ही करते हैं, और आप पूरा पेज आपने लिख दिया और आपने शेर नहीं ऐड किया, ये जरूर ये गलत है। मतलब डजंट मेक, ये नहीं करना। तो ये दोनों खास तौर पे जो दोनों सब्जेक्ट हैं, बाकी पता है अब आप जाएगा आस्था तैयारी करेंगे देखेंगे भी लोग तो हर पेपर में यही करते हैं कि हर पेज में कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं डिफरेंट बुक से निकाल के, ताकि उसे पता चले कि यार बच्चा हवाई गल्ला नहीं कर रहा, कुछ पढ़े है इन्हें। ठीक है ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਰੇ ਦੀ ਕਿਰੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗ ਪਦਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਿਆਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗ ਪਦਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ 1-2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। हेलो। अच्छा सर, ये बताएं कि हम जब शेर लिखेंगे किस बाबा फरीद का, उसके बाद हम बुक का रेफरेंस लास्ट में लिखेंगे या उस शेर के साथ लिख देंगे? नहीं जितने भी है ना ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗ ਪਦਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਲਾਈਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ अगर तुसी कुछ अच्छी चीज पढ़ रही है ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਸ਼ਫਲ ਮਹਜੂਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ करना। सर वो तो ठीक है, ओके, कोई रेफरेंस हम नहीं देंगे, लेकिन जब इस्लामियात का हम इस तरह से करेंगे तो फिर उसमें कोई रेफरेंस वगैरह हम देंगे लास्ट में किसी भी बुक का जहाँ से हमने किया हाँ होगा, या फिर उसमें भी नहीं इस्लामियात देंगे? अच्छा अच्छा इस्लामियत का पूछ रहे हैं। हाँ इस्लामियत में जब आपने फिर करना है ना तो फिर आपने क्रॉस कोशिश करना है कि आप इंटरनेशनल ऑथर देखें जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं उसमें वो उनकी बड़ी अच्छी अच्छी ओपिनियन है इस्लाम को लेके और डिफरेंट उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं उन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी बड़ी अच्छी ओपिनियंस हैं फिर आप उनको कोट करें। फिर हम उसमें ना हर सवाल में आप ये कह रहे हैं कि हर सवाल के एंड में कोई ना कोई रेफरेंस दे देंगे ऐसे, लेकिन पंजाबी में कोई रेफरेंस नहीं देना, ऐसे ना? नहीं पंजाबी में जब आपने देना है तो पंजाबी में आपने देना है जैसे अभी मैंने एक आपको बाबा फरीद ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗ ਪਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਠੋਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਿਆਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ये हम लास्ट में वो मुक्ति गल में वो ऐड कर देंगे इसका वो रेफरेंस भी और उसकी वो जो वो बात कर रहे होंगे ना बाबा फरीद के बारे में, ऐसे ना सर? हाँ जी 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 बिल्कुल ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी सर ठीक है। और सर लास्ट में ये आपने जो टॉपिक्स बताए थे ना, एक बार ये टॉपिक रिवाइज कर दीजिएगा सर, मैं लेट ज्वाइनिंग हुआ है। कि जो करने चाहिए आप ये कह रहे हैं कि पंजाबी में जो आप कह रहे हैं कि जो करने चाहिए जो मेन फोकस पे होने चाहिए। जी सर, आपने 2-4 तो मैंने लिख लिए थे, क्लासिक, जनरल, लोक, अच्छा हाँ जी जी लोक अदब इसमें और यार ज़बान। हाँ जी आपने जो फोकस करना है और फिर आप इसमें एक आपने अपने साथ मेहरबानी करनी है कि इनमें फिर छोड़ना कोई भी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टिव पे जा रहे हैं तो जब आप सिलेक्टिव में जाते हैं तो जो पोर्शन आपने करना है फिर उस पोर्शन को कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि उसमें से भी आप कोई एक दो छोड़ दें और पेपर में फिर वही क्वेश्चन आया हुआ ना वहां से ही। अब जैसे क्लासिकल शायरी है तो अब अगर आप ये करेंगे तो ये आपने सारा करना है। ये बाबा फरीद को करेंगे शाह हुसैन करेंगे सुल्तान बहू बुल्ले शाह वारिस शाह मियां मोहम्मद बख्श इन सबको आप करेंगे। आपने ये नहीं करना कि जी क्वेश्चन तो घूम फिर के बाबा फरीद का या शाह हुसैन सुल्तान बहू से आता है तो खैर यार वारिस शाह और मियां मोहम्मद बख्श को रहने देते हैं। ये नहीं आपने करना क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है ना इस पूरे में से। तो ये जो है जो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है कि अगर आप इसमें सिलेक्टिव जब जाते हैं तो आपको ये पोर्शन मस्ट करने चाहिए। बाकी जो है ना उन पे फोकस कोई एक बंदा कर ले तो काम अच्छा चल जाता है। क्योंकि एक तो ये है कि ये टाइम टेकिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पोर्शन आपने फोकस करने हैं टाइम टेकिंग भी नहीं है
स्कोरिंग भी है, इनसे जो जो सवाल भी आएगा आपको अच्छे स्कोर वो देगा, मतलब मस्ट है कि अच्छा स्कोर आपका आएगा। और दूसरा आसान भी है ना इसमें। अगेन बताऊंगा मैं, क्लासिकल शायरी जो है ये सारे जो हैं 6 हैं, ये 6 के 6 आपने करने हैं। जदीद शायरी है ये भी 6 हैं, ये भी 6 के 6 आपने करने हैं, 2 हो गए। तीसरा है आपका इस्लामी अदब, जिसमें आप ये करेंगे सच्ची सरकार और मौसा नौशागंज बख्श। बड़े छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। आपने तीसरा ये कर लेना है, ये भी कम दोनों इसमें करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाएं लास्ट पे। लास्ट आपने करना है ये जो असनाफे अदब, लोक अदब है ना, ये आपने करना है। इसमें से बड़ा काम होता है कि ये गजल नज्म जंगनामा दे दे, लेकिन पता नहीं होता एग्जामिनर का, लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत इसको पढ़ के जाना चाहिए कि जंगनामा क्या है, गजल क्या है, नज्म क्या है। तो अक्सर हमें पता होता है कि गजल क्या है, नज्म क्या है, लेकिन जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपको गजल नज्म की एक जो अच्छी एक प्योर डेफिनेशन होती है उसमें, और एक लेमैन आप आम सा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें बड़ा फर्क होता है। तो ये आपको करना चाहिए। नावल ड्रामा अफसाना इस सब का आपको पता होना चाहिए। बड़ा ये है मेरे पास छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने इस सब पे, क्योंकि मैंने यही इन पे फोकस किया था। तो फिर माई या डोला बोली, समटाइम तो किसी एक को हो सकता है 16 नंबर का सवाल ही वो माई या डोला किसी एक को फोकस करके दे दे, तो ये अच्छे से करने वाले हैं। और कभी ये भी कहता है कि वो कहता है लोकगीत लिखो, लोकगीत में फिर ये सारे ही आ जाते हैं, माई या डोला और बोली टप्पा लोरी। तो फिर वो पोर्शन पता दो दो करके, दोनों में से दो दो माई ये दो लिख दे, दो डोले लिख दे, तो सवाल ऐसे निकल आता है ना। तो ये जो 4 है ना, ये 4 तो आपने मस्ट फोकस करने ही करने हैं। तो इन 4 से ज्यादा चांस तो ये है कि 4 सवाल तो मस्ट यहाँ से ही आएंगे आपके, कि कम से कम। वैसे तो गुंजाइश बच जाती है, वो ये जो क्लासिकल शायरी है, जदीद शायरी है, इसमें से वो दो दो भी दे देता है। तो अगर दो दो दे दे तो फिर तो वैसे ही 4 आपके निकल जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो आप थोड़ा पेपर अजीब सा बना रहा है कि जिसमें वो एक एक दे देता है, समटाइम किसी में 2 भी दे देता है। तो आपके जो 5 सवाल हैं वो इसमें से निकल आएंगे। अब अज्यूम करें क्लासिकल शायरी से एक उसने दे दिया, एक आपका यहाँ से निकलेगा, एक तो मस्ट देगा, ठीक है। जदीद शायरी से भी एक मस्ट देगा, ये कंफर्म है। तो 2 आपके निकल आए। इसी तरह वो इसमें से जो है ना, ये सनाफी अदब लोक अदब में से भी मस्ट देता है, सवाल उसने देना ही देना है। 3 आपके ये निकल आए, पीछे आपके रह गए 2। 2 में ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस्लामी अदब में से 8 नंबर का भी दे सकता है, और साथ किसी ये डोला माइया इसको लिंक कर देगा, और समटाइम 16 नंबर का पूरा भी दे देता है। तो इसके अलावा जो है, ये 4 के अलावा जो है, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अपना देखें कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। क्या है आपको ये जो तहलीकी नसर है, डूंगी या ये अफसाने नावल पढ़ने पसंद है, इस पे अगर सवाल आए तो आपको ये पसंद है, या फिर आप तहकीक व तनकीद पढ़ना पसंद करेंगे, जातियाँ पूर्न सारा अदब, या फिर आप जुबान की तारीफ पढ़ना पसंद करेंगे। ये आप पे डिपेंड है। मेरा ये ख्याल है कि इन 3 में से कोई एक अच्छा पोर्शन भी कर लेना चाहिए। तो टोटल मिला के अगर ये 5 सेक्शन को सर फोकस किया। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव के लिए तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है अनसीन होता है, कहीं किसी भी टॉपिक से आ सकता है, मतलब ये कुछ भी दे सकता है। नहीं नहीं, वो आपने ना सारा नहीं पढ़ना। उसके लिए एक तो आप ये करें कि ये जो सारा कंटेंट है ना, इस कंटेंट को अच्छे से रटा लगाएं। काफी चांस होता है कि वो 5-6 नंबर कहीं नहीं गए, 5-6 तो इसी में से देगा। वो करता क्या है, कहता पंजाबी बोली दी पछोखड़ जेड़े जड़ा एक ने लिखी है, हो सकता है 3 ऑप्शन ही है दे दे, वो ऐसा करता भी है। उसके बाद हम्म। ये तहरीकी नस्ल में से दे दे कि जी चंद दे ओले जरा अफसाना है, चंद दे ओले फरहांदा लोधी ने लिखिਆ है, ਇਹ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ 5-6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਪੁੱਛ ਲੈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ,
सुल्तान बहू मतलब तुम बेसिक उन्होंने बारे च पता होना चाहिए। या पूछ मेरा लेता कि मतलब बाबा है कि जो पोर्शन हम छोड़ेंगे उसमें से भी तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना सर, मेरा पॉइंट ये बिल्कुल है। बन सकता है, लेकिन लेकिन हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपने फिर ये नहीं करना ना कि आप जो पोर्शन छोड़ रही हैं आप उस पोर्शन को पूरे का पूरा पढ़ने ही बैठ जाएं। उसका यही है कि एक है बुक है जिसमें काफी एमसीक्यूज हैं, वो फिर आप वो बुक करें और बस अल्लाह का नाम लेके बस उसकी बेस पे जाएं। अब कुछ एमसीक्यूज के लिए आप सारी की सारी किताब सारे के सारे टॉपिक तो नहीं कर सकती ना। या नहीं लेकिन अब ये जो गवाही के पीछे दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, ये काफी है? अगर हम जो चीज छोड़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव उसका कर लें, मोटी अगवाई मोटी के चीजें। एग्जैक्टली ये देखिए ना, अगवाई के पीछे जो दिए हैं ये कर लें, और एक और है बुक शार्ट सी मिलती है पंजाबी की, या फिर कहीं ना कहीं से आप पंजाबी के पास पेपर के एमसीक्यूज देखें तो वो काफी हैं इसके लिए। अगर आप ये कहें कि जी मैं पूरे का पूरा टॉपिक जबानी ते जबानी तारीख पूरे दे त्रैवे टॉपिक ये भी करा, फिर उसके बाद तहलीकी नसर भी कर लवां ना सब डिटेल पढ़ा, तो मेरे नजदीक ये टाइम्स आया है। इतना टाइम नहीं है हम्म सीएसएस बच्चों के पास होता कि इससे क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको डिटेल पढ़ भी लेंगे तो 5-7 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन ये जो आपका इतना ज्यादा टाइम खा जाएंगे ना ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो वो नुकसानदेह चीज है ना कि हम्म। इनको आप जब डिटेल पढ़ेंगी। तो इसका बेहतर यही हल है कि जो एमसीक्यूज अगवाई के पीछे हैं उनको पढ़ें। एक और किताब है मुझे याद नहीं है, वो उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज थे पंजाबी के, सर वो तो पता एमसीक्यू करके जरा बता दीजिएगा कौन सी बुक है ताकि हम भी ले लें। जी वो मैं चेक करूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है घर, तो मैं देख लूंगा। पाकिस्तान में मैं या किसी अगर को उसकी सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट है आपके पास पड़ी हुई, या जैसे भी है आप मतलब कि। मेरे पास हार्ड हार्ड में थी, मैंने ली थी, तो वो पाकिस्तान है पड़ी, मैं उसको चेक कर लूंगा। तो आप उसमें से हम्म देख सकते हैं। और लेकिन हाँ ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एमसीक्यूज के लिए ये सारे का सारा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दे, नहीं वो नहीं करना आपने, कि नहीं वो टाइम ज़ाया है बेसिकली, ये करना ही नहीं है। हम्म ये जो चार है बेसिकली हम इनको फोकस करेंगे, और इसके अलावा जो पांचवें जो सेक्शन है कोई भी वो हम म्यूचुअल देख लेंगे कि किस में आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो टोटल हम 5 करेंगे, क्योंकि ये जो है ना इन सब को पढ़ते टाइम तो लगता ही लगता है। दूसरा ये है कि इनसे सवाल भी आ जाए तो इतना स्कोरिंग नहीं होता। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, डूंगिया शामा अफसाना आ जाता है तो सिर्फ वो हेडिंग आपके पास बचती हैं कि मुकदी मुडली गल ते मुकदी गल दे दरम्यान च कुछ हैडिंगा ना तुसी बस सवाल ਨੂੰ कर ਦਿਓ। और ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਓਲੇ ਆ ਸਭ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕਲਮ ਨਗਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨੋਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7-8 ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ। हम्म। ਤੇ सही हो गया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ। तो मेरा ख्याल है पंजाबी जो है इंट्रोडक्शन की जो है ये काफ़ी है, इतना इसका जो डेमो है काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल में बात भी कर अच्छा ली हैं। सर ये बताएं, हम कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पंजाबी? यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने में करना चाहते हैं। जो लोग पढ़ना चाहें जो आएंगे जो जो इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने के लिए तो उनके साथ मैं उनके साथ मिल के प्लान कर लूंगा कि वो कितने दिन में पढ़ना चाह रहे हैं। अगर वो उनकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 2-3 कर सकते हैं तो मुझे तो पढ़ाने में कोई मसला नहीं है यार। कि जैसे अब देखें ना, अगर हम यहाँ से इनका इसका प्लान देख लें तो मेरे नज़दीक जो क्लासिकल शायरी है 3 दिन ले जाएगी। तीन मैक्सिमम 3 ही से लेने चाहिए, और वह 2 में भी हो सकती है, एक में तो नहीं हो सकती कि वो ज्यादा ही हो जाएगा। 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक को एक दिन में करना तो नहीं, वो गलत है। तो 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है। इसी तरह जदीद शायरी है वो भी 6 हैं, तो वो भी आप कर लें। अज्यूम करें कि हम क्लासिकल शायरी को 3 दिन में कर रहे हैं, जदीद शायरी को भी 3 में कर रहे हैं, ठीक है 6 दिन हो गए। इस्लामी अदब को हम एक दिन में करेंगे, 4 दिन हो गए। 2 2 4 5 नहीं 5 हो गए। अब इस्लामिक अदब 5 हो गए,
फिर हम आ जाते हैं ये जो माई डोले बोली, ये सारे जो टॉपिक हैं, इनके लिए हम कोई 3 दिन निकाल लेते हैं। तो अगर क्लासें अगर करें तो ये तो 9 दिन में ये हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हम इनमें से टॉपिक देखेंगे ना, जो सेक्शन है तहकीक व तनकीद का, या फिर तहलीकी नसर, या फिर ये, तो 2 दिन इसके कर लें तो ये तो असूलन तो ये बनता है कि ये 11-12 दिन में खत्म होनी चाहिए। सर इस तरह कर 11 लेना, 12 एक 11। दिन के अंदर 2, या अगर किसी दिन 3 भी कर लें तो वो भी वेल एंड गुड हो जाएगा। जी जी तो जी, वही वही कह रहा हूँ ना। तो मतलब मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 15 क्लासें काफी हैं इसके लिए। फिर उसके अलावा जो है इसमें मैं इसकी जो है ना चाहूंगा कि थोड़ी वैल्यूएशन हो जाए कि बच्चे जो है ना इसके, मेरे पास हैं कुछ पड़े हुए कि क्वेश्चन कि जो अच्छा भी अटेम्प्ट किया हुआ है और एक बुरा भी अटेम्प्ट किया हुआ है, कि बुरा अटेम्प्ट करना किसको कहते हैं और अच्छा अटेम्प्ट करना किसको कहते हैं। ताकि फिर मजीद इसमें जो पंजाबी है, पंजाबी में जो स्कोर लेना होता है, ये बेसिकली आता है सारा अटेम्प्ट करने पे, कि आप पेपर में बच्चों को काफी नॉलेज सबका मिलता जुलती होता है, जो है ना कोई खास फर्क नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि आप पेपर में आपने ना पेपर अटेम्प्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है ना। अब यही देख लेना कि कुछ लोग ये अगवाई को फॉलो करके तारफ यहाँ से पढ़ते हैं, उधर भी तारफ लिख के आते हैं, तो वो उनके नंबर, और एक बंदा मुढ़ली गल टिपिकली पंजाबी में आके और पंजाबी की बात कर रहा है, उस दोनों में तो फर्क तो आएगा ना। आप खुद एग्जामिनर की जगह आप खुद बैठ के सोचें। एक बच्चा है उसने तारफ जो उर्दू वाला वही लिखा है, एक ने मुढ़ली गल लिखा है, तो आपकी नजर में इसका थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ना। एक बच्चा जिसने सारा ही शेर व शायरी का कुछ अल्लाह बे भी नहीं लिखी, और एक बच्चा उसने एक अच्छा किया है, तो आप को तरस ही आ जाएगा कि यार बच्चे ने कितनी मेहनत की है, इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दूं। तो मतलब ये जनरल एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो ऐसे ही करता है चीजों को, जहां तक चेक करने की बात आती है, या बाकी बाकी सारी सारी चीजों को भी। इसके अलावा अगर किसी और, हाँ तो इंशाल्लाह हम जो है ये 15 15 क्लासेज जो है ना, इसमें कोशिश मैं करूंगा कि इसको कवर कर दूं। 15 से ज्यादा भी हो सकती हैं, और क्लास जो है वो वीक में 2 से 3 हम कर लेते हैं ना अरेंज। अस्सलाम कौन वालेकुम सर। मतलब कि जी, वालेकुम सलाम। सर आपने हमें बताया कि हमने वो मतलब पोर्शन चूज करके हमने तैयारी करनी है, ठीक है ना। अगर हम देखें आउटलाइन या जो हमें सिलेबस है हमारा उसको देखें तो उसके सामने नंबरिंग की हुई है, उसको काउंट करें तो पूरा सिलेबस हम करें तो वो हमारे 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो ये क्या रीज़न है, मतलब अगर हम 4 करेंगे तो वो मार्क्स कम ना हो जाएंगे? अच्छा अच्छा, यार वो उसने जो कौन ऐसे किया हुआ है ना, वो ऐसे उसने तो किया हुआ है ऐसे, लेकिन पेपर जो है वो ऐसे वो पेपर देता नहीं है कि जैसे उसने किया हुआ है ना, कि जी सर। ट्रेंड मोस्टली यही होता है। वो कहता है कि उसमें ना इतने इतने नंबर का वो पूछ सकता है, इतने का वो पूछेगा, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हर सेक्शन में से कितने पर नंबर का पूछ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो अगर हमने सेक्शन छोड़ेंगे अगर उन्हीं में से ही वो 2 2 सवाल दे दे फिर। जी ये भी सर, ये भी कंफ्यूजन है। हो सकता है एग्जामिनर सर वो एक ही पोर्शन में से 3 इकट्ठे दे दे तो बंदा फंस ना जाए जो वहां से। हमने छोड़ा हो। नहीं, तीन तीन तो नहीं देता। हाँ, समटाइम जो छोड़ा हो उसमें से एक दो दे सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन फिर उसमें ये होता है ना कि जो आपने सेक्शन छोड़ा होता है ना, मेरी अपनी भी यही स्ट्रेटजी थी कि जो मैंने सेक्शन छोड़ा था उसको कम्प्लीटली नहीं था छोड़ा हुआ, उसका ये फिर होता है, उसका तरीका कार ये होता है कि आपने ना एक उसका ओवरव्यू, एक हल्का सा ये गवाही है, गवाही में ना छोटा छोटा उसने बड़ा शार्ट सा लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा ना एक सेंस बनी होती है कि आप ना अगर ये सवाल आ गया तो इसको मैंने क्या करना है। आपने इन पे जो हमने सेक्शन छोड़ने हैं, हमने उसको कंप्लीटली नहीं छोड़ने के हमें उसकी अल्लाह बे भी ना पता हो, हमने उनको ये छोड़ना है कि हमें उसका पता है, बुरा वक्त पे अगर कोई सवाल आ गया तो हमने इसमें हमने अटेम्प्ट करना है सवाल। बिल्कुल नहीं, ये मेरे से छोड़ने से मराद ये बिल्कुल नहीं था कि आपने इन टॉपिक की तरफ देखना ही नहीं है। मेरे छोड़ने से ये मराद है कि इसको हम डिटेल और अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, एक हल्का सा रिव्यू देख लें कि किसमें ये क्या बात करता है, बस दैट्स इनफ। कि अगर जी बुरे सर। वक्त कोई आएगा। जी जी जी। जी सर, वो तो समझ आ गई ना। हमने मतलब उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, जो हमने छोड़ना है उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, ओवरव्यू लेना है। लेकिन एक्चुअली मैं लास्ट टाइम जो है ना वो जेंडर स्टडी का एक पेपर देख रहा था, तो उसमें जी मैंने जी। देखा कि जो है ना
एक दरमियान वाला पोर्शन था, उसके टॉपिक थे ऑलमोस्ट 9, उसके सब टाइटल थे। उसमें उसने एक ही पोर्शन में से 3 क्वेश्चन उठाए हुए थे सर। जहाँ तक बात आती है पंजाबी की ना, तो सॉरी, पंजाबी का जो पोर्शन डिवाइड किया और जो बाकी सब्जेक्ट है ना, इनमें काफी पेपर जो सेटर है उसका काफी डिफरेंट एक होता है कि आप उसको उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है ना, जेंडर जेंडर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड व्हेन इट्स कम टू पंजाबी, पंजाबी इज अ क्या टोटली कर रहे डिफरेंट। तो इन दोनों को जो है ना, आप नहीं कर सकते कि उसमें उसने ये पूछ लिया जेंडर में तो ये बाकी में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो कर दे, लेकिन पंजाबी में मैंने देखा नहीं है। अभी मैं आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे ये कहा है, तो मैं अभी एक डबल चेक करने लगा हूँ कि पंजाबी का पेपर जो है पिछले दो कुछ सालों में कैसा आया ना, कि क्या ऐसा है कि उसने एक कोई जो है टॉप सेक्शन है उसी को इतना ले गया कि 3 भी पूछ लिया सवाल ना। तो वो जरा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट ठहरे जरा, अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, आप ना, ये पिछले साल का पेपर था, ये गंदा पेपर था पंजाबी का। आप पेपर को खोल लें, या मैंने इसको कर लिया है। ये जो था बड़ा, बच्चों की नजर में बड़ा अजीब सा पेपर बनाया था। मतलब मेरी बहन ने भी दिया था, उसने मेरी सी पंजाबी पढ़ा हुआ है। तो अच्छा गया उसका पेपर, लेकिन बात यह है कि अ, काफी बच्चे, ये बड़ा उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्या हो गया। और मैंने इस पेपर को भी देखा था, मुझे भी ऐसा लगा था कि यार पेपर बड़ा अजीब और कौन बड़ा। सा वाले ईयर का? ये 2023 का थे कि अभी रिसेंट जो है इसी साल का। सर इसमें से वो फर्स्ट सेक्शन में से ही उसने 2 दिए हुए हैं। जी, फर्स्ट सेक्शन से ना उसने 2 दिए उसने हुए दो, हैं। हाँ बिल्कुल दे दी, हाँ जी ऐसे ही है। अब ये जो फर्स्ट सेक्शन से इसने 2 दिए थे हैं। अब इन सवालों का मसला ये होता है मेरे ख्याल में कि इन क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट तो कर लेते हैं नंबर, लेकिन ये स्कोरिंग नहीं क्वेश्चन होते, ये बस उसी सूरत करने होते हैं आपने अटेम्प्ट, कि जब आपको क्लासिकल शायरी, जदीद शायरी, और जो सर ये इसमें इसके पॉइंट्स भी नहीं है। आपको पता है ये अगवाई की बुक में मैंने देखा है मोहम्मद आसिफ खान का, सारी सिर्फ बस थ्योरी जिस तरह मजमून होता है उस तरह लिखी हुई, कोई टॉपिक के साथ मतलब कि हेडिंग्स के साथ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इनके साथ इन सवालों का मसला ये है कि इस पे एक तो ये है कि काफी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है इनकी हेडिंग बनाने के लिए, और ऊपर से हैं भी बड़े बोरिंग से, अजीब से हैं लाइक ना। और फिर इनको चमकाने के लिए कुछ भी बंदे के पास नहीं होता इन सवालों को ना। तो अब इसी इसी में देख लें, अगर इसने, अब देखें पहला सेक्शन था, सिर्फ 3 ही उसमें टॉपिक है, और 3 में से उसने 2 उठा लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे काफी बच्चों ने जिसने छोड़ा होगा ना, तो उसका तो वहीं से आ गया कि यार मैंने ये सेक्शन छोड़ा, इसमें से 2 आगे। लेकिन अगर आगे जाएं तो आगे जाके आप देखें ना जरा कि वो ये बुल्ले शाह को भी मतलब उसने कर लिया है, सच्ची सरकार को भी किया हुआ है काफी, और इसको भी किया है कि आपके फिर भी सवाल तो निकलते हैं। फिर भी एक बुल्ले शाह निकल रहा है और एक सकी सरकार, 2 हो गए, 3 निकल नि- आएंगे सर। 3 तो निकल आएंगे ना, 3 तो निकल हम्म। रहे हैं ना, ठीक है। और बाकी जो सवाल हैं, ठहर जाए मैं उनको देख लेता हूँ। बाकी वो उसमें से हैं, तीनों जो हैं। 1 मिनट ठहरें सर। लेकिन सर कुछ कह नहीं सकते, 23 में अगर उसने इस तरह किया है ना तो वो आगे भी स्पेशल में भी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, 3 3 निकल रहे हैं ना। एक तो हमारा चौथा भी निकल आना है कि हम ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं कि हमने एक और सेक्शन को अच्छे से करना है। ये जो पेपर था इनका ये बुरा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ना, हमारे 4 सवाल तो निकल रहे हैं, 5वां फिर ये है कि ये जो हमने बस इसका एक हल्का सा ओवरव्यू लिया होगा वो उससे निकाल सकते हैं ना इस तरह अगर आ जाए। लेकिन ये कंफर्म है कि उसने ये तो देना ही देना है ना।
अब ये देखिए ना, तनकीती नजर में से दो उसने दे दी हैं। एक ये त्योते दरिया और झोंपड़ियां, एक ही सेक्शन में से दो दिए हैं उसने। जी जी, एक में दो ही दे रहा है ना। मैं ये देख रहा था कि क्या वो तीन भी देता है, तो तीन ने वो नहीं दे रहा, तो दो दे रहा है। तो जहां तक वो दो दे रहा है तो हमने इसीलिए जो है ना सेक्शन, हमने कोर्स सेक्शन, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा अनप्रडिक्टेबल अब हो रहा है, तो इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा सेक्शन अब यही करना है कि या तो हम ये पहला सेक्शन कर लेंगे, या फिर तहलीकी तनकीद करेंगे, या फिर वो तनकीद वाला करेंगे, कोई एक सेक्शन करेंगे तो उससे निकल आएगा ना। उससे हमारे 5 सवाल निकल आएंगे, कोई मसला नहीं है। कि अब वो थोड़ा सा ये हो रहा है कि वो दो दो उसमें से निकाल रहा है, मतलब कि तनकीती नजर या तनकीती तनकीद में से हाँ, लेकिन दो दो। वो सवाल जो है ना वो बड़े आसान है, बहुत आसान है। अब काफी बच्चे इसलिए उनको छोड़ते हैं कि क्योंकि उनमें ना आपका क्वेश्चन इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं होता आपको। पॉइंट्स नहीं अ, बनते। जी, वो बड़ा एक बोरिंग सा सवाल हो जाता है कि जो स्कोरिंग नहीं, सवाल जिसको कहते हैं ना कि स्कोरिंग नहीं होता, तो हम्म। इस वजह से बच्चे छोड़ते हैं। अब ये जो सवाल उसने पूछे हैं ये मुश्किल नहीं है, बेसिकली ये है कि ये बड़े आसान है, आसान है लेकिन स्कोरिंग नहीं है, तो इसलिए बच्चे इनको प्रेफर नहीं करते। और यहाँ पे अब अगर देखें ना, जितने भी अगर शेरो शायरी से उसने दो दो उठाए होते, तो इनको कोई बंदा भी, ये आते भी हो तो फिर भी इनको हाथ नहीं डालना चाहिए ये जो है, क्योंकि इतने फीके टॉपिक है ना। तो इसका इसका ये करना है हमने। हम्म। वैसे तो भी ठीक इसमें देखा जाए तो है जी। इसमें पता नहीं, ये अब ये झोंपड़ियां है जिस तरह, अब जी इसका जी। कुछ टॉपिक्स की साथ मतलब कि दिया हुआ है, फिर एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है, मज़ामीन दे खलासे। हम्म। तो वो तो नहीं हम इसमें करेंगे ना। इसमें ये जो गवाही है, गवाही में इसने ये बड़ा अच्छा काम किया कि इसने ना अ, कुछ टॉपिक्स को बड़ा शॉर्ट सा लिखती है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि यार इस सब में चलना क्या है, और फिर आप उस हम्म। तरह से प्लान कर लेते हैं। डिटेल है, डिटेल तभी आपने पढ़नी है कि जो सेक्शन आपने अच्छे से करना है, तो आप उसमें अगर आपको लगता है कि इसने जो छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है ये कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो फिर आप डिटेल चले जाएं अगर आपने उस टॉपिक को करना है। तो अगर नहीं करना, एक हम्म। वे लेना ही लेना ही एक एक्स्ट्रा आप कह रहे हैं कि जी बुरा वक्त के लिए एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि यार चलो इससे सवाल आ गया तो मैं ताकि इसको अटेम्प्ट कर सकूं, तो फिर काफी है इतना ही, ये जितना इसने छोड़ा ठीक है। थोड़ा सा लिखा है, एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी जी, यू आर वेलकम। तो इसके अलावा अगर आपके में से किसी का या कोई सवाल हो तो आप प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। अदरवाइज हम ये जो क्लास है अभी इसको हम एंड करते हैं, और सर मुझे बता देंगे कि इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम उस हिसाब से क्लास का प्लान कर लेंगे। और जो होंगे वो डेफिनेटली वो मुझे बता देंगे कि ये बच्चे हैं, तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट जो है ना मुझे नहीं पता कि हाउ इट्स गोना बी वर्क, कि वो उनको बताएंगे और फिर ग्रुप कहाँ बनेगा क्या बनेगा। Because this is my just having a just a first session online. Before that, I had a couple of, but that was not online, and I'm not that much good in doing online stuff. Even in the morning when I have to use this Zoom, I was just unable to start the things. हाँ, तो इस वजह से जो है हम इसमें मैं देख लेता हूँ, वो मुझे जो है ना सर बताते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने कैसे इसको आगे प्लान करना है, तो फिर वो आपके साथ सारा जो है ना हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी जी, यू आर वेलकम। तो ठीक है, मेरा ख्याल है आप किसी और का कोई सवाल नहीं है, तो अभी मुझे इजाजत दें। अ, सर आप सर जी जी। आपका पर्सनल व्हाट्सएप मिल सकता है? जी पर्सनल व्हाट्सएप जी मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। जी सर। जी जी, मैं भेज देता हूँ आपको, हाँ जी भेज देता हूँ। जी सर, लिखवाइएगा, हम इधर ही लिख टाइप कर लेते हैं। मैं आपको आपको मैं मैसेज में जो है इधर, मैं मैसेज में भेज देता हूँ। जी सर, भेजिए। जी ये मैंने ग्रुप में अपना मैसेज, ग्रुप में मैंने कर दिया अपना नंबर जो व्हाट्सएप में यूज़ कर रहा हूँ। जी थैंक्स सर।
अच्छा यार, यहाँ पे मेरे से सवाल वो इग्नोर हो गया। ये फैसल नदीम है, इन्होंने पूछा था और मैंने मैसेज वैसा भी देखा। ये मुरली का लिटरली मीन पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब क्या है। यार मुरली मुड से निकला है ना। आप कहते हैं ना किसी चीज की जड़ जड़ी है, मुड कहते हो कि जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੜ। ਜੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਰਫ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। और ये सवाल था अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, वो मैंने ना लेक्चर जरा अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे सर वो इसके बारे में जरा काइंडली बता दीजिएगा, पंजाबी ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे रहेगा। आप प्लीज अपना थोड़ा बताएं, आप पंजाब से हैं, कहाँ से हैं? सर मैं पंजाब से हूँ, बहावलपुर से। अच्छा, बावलपुर से हैं। तो आपको उर्दू आती है अच्छी? उर्दू आपको, आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी सर है या उर्दू लिखनी अच्छी आती है? उर्दू राइटिंग अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आपको मस्ट पंजाबी आप लेनी चाहिए आपको ना, अगर आप उर्दू आपको लिखनी भी आती है तो। अब आप इसका मैं छोटी सी आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं इवन की उर्दू में भी इतना बुरा था कि इसके बावजूद भी मैंने पंजाबी जो है अपने दोस्त के कहने पे ली, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वो इतना मतलब मुझे मजा आया पढ़ के कि मैंने फिर इसको अच्छा पढ़ा तो है ही है, लेकिन मैंने फिर अच्छा स्कोर भी लिया। तो पंजाबी लिखने में और उर्दू काइंड ऑफ, क्योंकि दोनों सेम है, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी इसके बाद, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी थी उर्दू की। तो उसकी बेस पे मैंने इसको ऑप्ट कर लिया। लेकिन जब मैं पढ़ा इसको डिटेल में तो इवन के स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू हैव हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन फ्यू वर्ड्स ऑफ पंजाबी एज वेल। लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने इसमें एक अच्छा स्कोर लेना है। इसको जहां तक पढ़ने की बात आती है, ये कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं कि जिनको हम स्किप करके गुजारा हो सकता है, तो हम उनको स्किप कर लेते हैं, उसकी जगह कोई और लफ्ज लिख लेते हैं, बस यही होता है। तो पंजाबी में यही है यार कि आप पंजाबी आपको बोलनी आती है या समझ आती है कुछ जो भी है, तो आपको जरूर ऑप्ट करनी चाहिए ये, क्योंकि बड़ा सेफ सब्जेक्ट है यार, आपको फेल भी नहीं कराता और ऊपर से नंबर तो अच्छे आते ही आते हैं। थोड़ी सी एफर्ट करके आराम से आप 70-80 फॉल करते हैं इसमें ना, थोड़ी सी मेहनत करके। बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं आपने खुद देखा होगा कि यार ऑप्शनल जितने भी हो रहे हैं ना, इंटरनेशनल लॉ का पेपर देख लें, पिछले कितने सालों से कितना गंदा पेपर वो बना रहा है। जेंडर स्टडी का भी बड़ा जनरल सा जेनेरिक सा पेपर वो बना देता है। जो बच्चों ने अच्छी कुछ किताबें पढ़ी हैं वो अच्छा सा उसको अटेंड कर लेते हैं, और जिन्होंने बस वो कंटेंट ही है, उससे बाहर नहीं कुछ किया हुआ, तो वो उसमें भी मन के स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन इसका पेपर ऐसा होता है कि बड़ा सीधा सीधा आता है आपको। इवन के सीधा सीधा ना भी आए ना, काफी लोग ये करते हैं, उसके बावजूद उन लोगों के नंबर भी आते हैं कि लोगों को नजर आया ना कि बाबा फरीद, वो सवाल आ गया थी, बाबा फरीद दी शायरी विच इंसानियत दा फलां चीज सानू उगड़ के नजर आती है। वो एक वर्ड की बेस पे जो आपने 8 हेडिंग की हैं, अगर वो 8 शेर भी वो लिख के, हेडिंग को भी वो लिख के आप आ गए हैं, तो उसके बावजूद भी आपके नंबर आएंगे। सिर्फ एक बाबा फरीद का लफ्ज देखने के जी ये जो है ना इसकी मैंने घूमना है, तो उसमें तो वो आता ही कोई नहीं है कि आपने ना चीजों को बाकी सब्जेक्ट की तरह कि आप सवाल बड़ा अजीब सा आ गया कि यार अच्छा ये तो इसको कैसे करना है। इसमें वो समटाइम अगर एक एक चीज को भी पूछ लेता है ना कि जी हाल ही उसका फोकस ही आज दी तीन साइड पे होता है, इसके बावजूद भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहते हैं। आप आपकी शेर व शायरी जो है ना वो चेंज नहीं होती, कि बस आप थोड़ा सा लिंक करते हो और अब सेम चीजें रहती हैं, बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। मैं आपकी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है आप कह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, तो उर्दू आपको आती भी है तो कोई खास फर्क नहीं है इसमें ना, कि आप उर्दू है तो पंजाबी भी आराम से आपको आ जाएगी, मसला नहीं है।
थैंक यू सर। वो मैंने डिसाइड तो किया हुआ था, मेरा इंटरेस्ट भी था पंजाबी में, लेकिन मुझे जी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी कि इसको किस तरीके से करना है, इसकी लर्निंग किस तरीके से होगी, लेक्चर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। ज़्यादातर एकेडमीज में ना इसके टीचर भी नहीं होते पंजाबी के, तो इस वजह से वो कोई और सब्जेक्ट रेकमेंड कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा, नहीं 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 यार, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें जो टीचर्स हैं पाकिस्तान में वो वाकई, क्योंकि पंजाबी में मास्टर करना पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो सब्जेक्ट है वो चूज करता है कि जिसका आगे कोई कैरियर हो। तो पंजाबी में काफी लोग आता है कि यार इसमें कुछ भी नहीं, यू हार्डली फाइंड अ पीपल who have done in Punjabi or doing the teaching or having a good job in Pakistan. So this is also one reason that people are quite reluctant to have a Punjabi as their main subject from their career. उसका ये भी है कि आपको टीचर उस हिसाब से काम मिलते हैं, और जो हैं बस फिर नहीं है उनका। ये हमारे जैसे हैं कि जिन लोगों ने कोई रैंक ली हुई है, अच्छे नंबर आ गए हैं, तो वही फिर अपनी एक जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई होती है वो भी शेयर कर रहे होते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे चीजों कर लें, और फिर ऐसे ही एक सिलसिला भी ऐसे ही चल रहा है। अब मेरा जो दोस्त है उसकी 87 आए थे, जिसने मुझे गाइड किया था। मैंने किसी टीचर से पंजाबी नहीं पढ़ी मेरे टाइम, मैंने खुद खुद की हुई है। मुझे बस वो दोस्त ने ना ओवरव्यू दे दिया था, उसने कहा यार ये टॉपिक है, इन इनसे करो ना तो तुम्हारा ना नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, और इनको फोकस करना है। फिर मैंने अगवाई बुक पढ़ी, एक और कोई किताब थी पता नहीं, फिर मैंने इनको देखा, फिर इनसे भी समटाइम मुझे शेरो शायरी ढूंढने में मसला आता था, फिर मैंने गूगल से ना बाबा फरीद का लिखा कि जी इनकी शेरो शायरी मैं देखता हूँ। क्योंकि मसला ये आता है आपको पंजाबी में कि आपने शेर तो वही है, एक तो है कि छोटे शेर हो, छोटी सी मतलब देखे ना, छोटी बात हो आसान होती है, समझने वाले को भी आसानी होती है। तो ना कि आप जो किताब में इतने इतने मुश्किल कुछ ये गवाही में भी लिखे हुए हैं कि आपने तो करना है कि एग्जामिनर को बताना है कि यार मुझे शेर व शायरी भी आती है। अब अब जरूरी नहीं है कि आपने मोदी याद में एक जो मुश्किल शेर है आप वो भी लिख सकते हैं, एक आसान है वो भी लिख सकते हैं। जैसे आज हमने बाबा फरीद पे पढ़ा है कि वो मौत और आखिरी दी याद पे कहते हैं कि जी उठ फरीदा ढेरियां जिन्हां दे पेट तक खुद ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੇ ਲੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेम गोज फॉर इस्लामियात। इस्लामियात में भी छोटी छोटी इस्लामियात तो पुराने पाक में छोटी छोटी आयतें भी हैं, काफी लोगों को बड़ी बड़ी भी करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ये है कि आपने तो करना ये है कि नंबर लेने हैं, एग्जामिनर को बताना है कि आपको आता है, आपने रेफरेंस करना है। वो डजेंट मैटर कि आप बहुत बड़ा शेर लिख रहे हैं तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपने छोटी सी बात कर दिया तो उसका नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। नंबर आपको छोटी सी आपने बात कर दी है, सही कर दी है, दैट्स मोर देन इनफ टू हैव अ गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। तो अभी इसके अलावा किसी को सवाल हो तो कर लें, अदरवाइज मुझे आप प्लीज इजाजत दें। सर आपने पंजाबी के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट और कौन कौन से चूज किए थे सर, वो काइंडली हमें भी शेयर कर दें आप। मैंने पंजाबी के अलावा मेरा इकोनॉमिक्स था, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, तो इकोनॉमिक्स में मेरा अच्छा स्कोर था वैसे तो। और जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे वो थे ये मेरे जेंडर और यूएस हिस्ट्री और पंजाबी, ये ऑप्शन में मेरे तीन ये फेवरेट थे। और जो मेरे तीनों फेवरेट थे इन तीनों में मेरा अच्छा स्कोर था। और तब मुझे ये और इसके अलावा मेरी इस्लामियात भी फेवरेट थी। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि जो बंदा दिल से जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हो ना, इंटरेस्ट लेके, ना चाहते भी आपका अच्छा स्कोर आता है। मुझे याद है कि यूएस हिस्ट्री को 2018 में बुरी तरह से हिट किया गया, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने अच्छी पढ़ी थी, मैंने 18 में भी इसको पास किया था। और फिर जब इसको 19 में मैंने किया तो 19 में मेरे 77 मार्क्स आए, लेकिन मैंने 18 में 37 पे इसको पास किया था, लेकिन जब लोग 33 से भी कम थे। तो मैं इसी तरह पंजाबी है, पंजाबी में भी मैं, अब मेरे ये कुछ सब्जेक्ट थे जिनमें मैं बड़ा कंसिस्टेंट था कि मेरी जो 2 अटेम्प्ट थी मेरे बड़े कंसिस्टेंट नंबर आए, कि मैं पंजाबी में दोनों में मेरे अच्छे नंबर आए। और पंजाबी में पढ़ाने का यहाँ पे आपको रीजन भी ये है कि क्योंकि पंजाबी शायद मुझे अच्छी इतनी आती नहीं है, हाँ, लेकिन ये चीज है कि मेरे पास वो टिप्स ट्रिक्स हैं कि आप एग्जामिनर को धोखा कैसे दे सकते हो कि स्मार्ट स्टडी से।
शायद मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ ये जरूर है। और इसमें इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं बेहतर पढ़ा सकता हूँ या लोगों को एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफा अच्छे आए हैं, एक दफा तुक्का लग जाता है समटाइम। लेकिन आप जब कंसिस्टेंट 2-3 दफा आप जा रहे हैं और आपके अच्छे ना आ रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग आप में है कुछ, जो आप एक सब्जेक्ट में बार बार अच्छा स्कोर ले रहे हैं ना। अच्छा सर, आप हमारे मतलब पाक इंडो हिस्ट्री जो है वो कहते हैं थोड़ी इजी होती है हमें पढ़ने के लिए जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो आपने यूएस से हिस्ट्री चूज की, तो उसमें कोई आपको हर्डल्स नहीं आई या वो इजी लगा आपको, सिलेबस शॉर्ट लगा? यार एक तो यूएसएससी का सिलेबस कम है, बड़ा शॉर्ट है, दूसरा यह कि वो इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि उसमें कुछ इंसिडेंट उनके हुए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ के मजा आपको आता है। एक तो उनके जो हैं जैसे उनके टॉपिक हैं, आप बात कर लें, उनका स्लेवरी इशू का था, फिर उनका सिविल राइट मूवमेंट थी, जो जो काले थे वहां पे उन्होंने आपस उनकी थी, उनके साथ चल दी, फिर उसमें उन्होंने डिफरेंट मार्च की, फिर उनका ग्रेट डिप्रेशन आता है, फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो था उनका रोजवेल्ट था, उसने जो डील दी वो बड़ी पढ़ने वाली है, मजा आता है आपको पढ़ के। इसी तरह उनके कुछ प्रेसिडेंट है जो जिन्होंने जो अच्छे अच्छे काम कुछ किए हैं, वो आपको बड़ा फैसिनेट करते हैं कि यार हाउ हाउ दिस कैन बी हैपन एंड हाउ दे इमर्ज लाइक दिस मच। तो मुझे इसीलिए मैंने जब उसका देखा ना, सिलेबस देखा था, ये टॉपिक देखे, मुझे इसलिए फैसिनेट किया। अब आपकी तरह मैंने भी पाकिस्तान में, आपको पता है कि हम पाक स्टडी शुरू से पढ़ते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट क्लास के किस क्लास से शुरू करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 1-2 से हमारा पाक स्टडी शुरू हो जाता है पढ़ना। तो वो थ्रू आउट हमने जो है ना ना करके इंटरमीडिएट तक तो हमने सब ने पाक स्टडी पढ़ी होती है। तो लेकिन काफी लोग इसको ये भी गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि यार पाक स्टडी हमने 12 साल पढ़ी हुई है, तो व्हाई नॉट टू कैरी ऑन विद दिस। मैं कहता हूँ कंटिन्यू तब आप करें जब आपको इंटरेस्ट हो, आप बहुत अच्छा आपको इंटरेस्ट हो कि यार हाँ आपको मजा आए पढ़ के कोई चीज। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर बड़ी बोरिंग सी चीजें हो जाती हैं। तो आप इस और ये अपने साथ आपने जुल्म नहीं करना कि ये अच्छा यार ये सब्जेक्ट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इससे कुछ टॉपिक करूंगा, ये इससे फायदा हो जाएगा, ये नहीं करना यार। हर सब्जेक्ट की अपनी एक है, उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसका टोटली डिफरेंट है। तो आपने ये भी जरा देखना है कि यार मुझे क्या सूट कर रहा है। ये लालच नहीं करनी कि यार अच्छा करंट अफेयर के साथ जी आईआर जो है ना काफी टॉपिक हो रहे हैं तो मुझे आईआर करना चाहिए, नहीं। आपने अपना देखना है कि 200 नंबर अच्छे खासे होते हैं। अगर आप सिर्फ ये देख के ले लें कि यार करंट अफेयर के कुछ टॉपिक मेरे आईआर में कवर हो जाएंगे, तो ये भी जुल्म है अपने साथ कि आपने 200 मार्क्स के पढ़ना है उसमें और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट। देयर आर सो मेनी अदर यू कैन गो फॉर, like if you have a background of any science subject, or if you are good in math, or if you are good in stat or something else, you can go for it. Why not to have only international relation just for the sake of a current affair? Doesn't make sense at all for me. तो ये थोड़ा गलत है, ये नहीं करना आपने कि यार इससे ये कवर हो रहा है, तो ये लालच नहीं करनी तो कि यार मैं इस वजह से रख लूँ। आप कंटेंट देखें सब्जेक्ट का, उसके कुछ आपको कोई कंटेंट से आपको लगे कि हाँ यार सोचा जा सकता है, फिर आप उसके जो टॉपिक आपको थोड़े कैची लग रहे हैं उस पर थोड़ा पढ़ें। फिर उसके बाद उसके पास पेपर भी देख लें कि पेपर कैसे आते हैं, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट को जाएं। ये नहीं करना बच्चों की तरह, ये तो बिल्कुल ना करें आप। सिलेबस देखे बगैर अगवाई उठाई है और पंजाबी पढ़नी शुरू कर दी है कि जी मैं पंजाबी, नहीं, पहले इसका सिलेबस देखें, उसमें से देखें कि आपने क्या पढ़ना है। या अगर आपका कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बंदा, कोई टीचर या कोई भी नहीं है, तो आप पास पेपर निकालें और देखें अच्छा यार ये कौन कौन से जो टॉपिक है उनको ज्यादा ये टारगेट पूछ रहा है इस बुक से। फिर आप उसको पढ़ें और फिर आप एक सब्जेक्ट लें। ये ना करें कि बस किताब ली और उसको सारी डिटेल, क्योंकि सीएसएस में बहुत चीजें हैं, खासतौर पे ऐसे को हम इग्नोर करते हैं। जो मेन जो टाइम टेकिंग है वो ऐसे है, उस पर आपने मेहनत करनी है मेनली। ये जो बाकी हैं, ये बाकी तो 7 दिन 10 दिन का काम है। एक आपको अपने आप को टारगेट देना चाहिए कि आपने पंजाबी है, ये आपने एक बस लेक्चर ले लिए हैं। मेरे साथ तो आपको ये करना चाहिए जब हम पढ़ रहे हूँ कि जो टॉपिक मैंने करवा दिया वो सेम डे आप उसको करके खत्म करें। आपके पास ये ना हो कि यार मुझे रिवीजन के लिए अब अलहदा से इसके लिए 1 माह चाहिए। अब जब आपको रिवीजन के लिए भी 1 माह चाहिए ना, तो वो गलत है। भैया आप मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने आपको 4-5 करा दिए, क्या फर्क पड़ता है? आप सेम डे आधा घंटा घंटा बिल्कुल आप फ्रेश आपने चीजें पढ़ी हैं, अपना टाइम निकालें आधा घंटा घंटा और उसमें से रिवाइज करें।
ना कि आप दोबारा से बोलने नहीं नहीं सर से मैं बस ले लेता हूँ, एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, बाद में आराम से बैठ के पढ़ूंगा। आराम से बैठने वाला कोई टाइम नहीं है सीएसएस में, ये नहीं आपने करना। जो है, जो टॉपिक जैसे जैसे आ रहे हैं कोशिश करें साथ साथ उसको कवर करें और उसको बस खत्म करें जो होगी है। ये नहीं करना कि एक सब्जेक्ट आप इतने इतने मार्क्स लाते रहें, बाकी कौन पढ़ेगा अगर आप पंजाबी में, इस्लामियात में, यूएस हिस्ट्री में लगा दें। मुझे ये लगता है कि ये जितने भी ऑप्शनल हैं, और मैंने अलबत्ता खुद भी तैयार किए हुए हैं, ये 1 वीक, एक एक वीक से ज्यादा सब्जेक्ट को लेना ही नहीं चाहिए। जनरल साइंस एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो साइंस है, वो मेरा 10 दिन ले गया था। बाकी सारे सब्जेक्ट को मैंने टाइम दिया था कि मैंने एक हफ्ते में करने हैं। लेकिन ये हर बंदे की इसमें डिफरेंट स्टोरी है और स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है। शायद आप कुछ लोग हैं वो एक सब्जेक्ट को लगातार 7 दिन नहीं पढ़ सकते, वो उन्हें बोरिंग लगता है। अब मैं हूँ तो मैं, मेरा ऐसे होता था कि मैं एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को 7 दिन में पढ़ा है, उसको पूरा, उसके नोट्स भी बना लिए हैं, अच्छे से उसको पढ़ भी लिया है, याद भी कर लिया, उसको साइड पे रख दिया है कि ये मैं डन, फिर अगले पे मूव कर गया हूँ। कुछ लोग हैं वो 2 3 भी लेके चलते हैं, तो ये आपकी अपनी एक है कि आप कैसे प्लान करते हैं चीजें। तो मेरा ख्याल है अभी आप मुझे इजाजत दें जी, या जी कोई क्वेश्चन है मुझे पूछ जी, लें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत सी बातें मिली हमें जो हमारे बेनिफिट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। Gee, always player, always player. You're free to write me anytime if you people need help, or we will see later on how it goes. Like how many people we have in the class, and yeah, I will talk to sir and he will share me the detail. Like how many people are showing the interest in this class, and if they are willing, then we will try to learn from each other. I'm not that much good in Punjabi, but लेकिन अलबत्ता ये इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ कि जो मेरे से मैं जो आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है, अगर आपने वैसे की तो इंशाल्लाह हम 80 को जरूर टच करेंगे। तो क्योंकि मैं अपनी अपने आप को भी देखता हूँ ना कि मैंने जिस तरह पंजाबी को पढ़ा हुआ है, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग कि कोई मसला नहीं है यार। पंजाबी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें अच्छे नंबर ना आए, बस थोड़ा सा चीजें स्मार्टली इसमें करने की जरूरत है और इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे, मसला ही नहीं है। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, थैंक्स सर। चलें ठीक है, अपना अपना ख्याल रखें यार, तो सही है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।